वंदे मातरम विद्यार्थियों। आज की इस श्रृंखला में क्विक रिवीजन सीरीज 2024 की श्रृंखला में राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय का अपन क्विक रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ष 2024 के जो भी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें जो समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, वो इस बार हटा दिया गया है। तो दूसरा जो पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट में ये पूरा चैप्टर हो जाए, और इसके बाद में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल क्विज दूंगा जिसमें इसी पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। वो आप जरूर भाग लें और अपना स्कोर सबमिट करने के बाद में स्कोर जरूर चेक करें। उसके बाद में अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया है तो इसको भी आप एक बार चेक कर लें, आपका सही उत्तर है वो पता चल जाएगा। तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बर्लिन की दीवार। 1961 में बनी बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, जिससे पूर्वी जर्मनी की जनता ने 9 नवंबर 1889 को गिरा दिया था। और 150 किलोमीटर से लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक रही। अब इस छोटे से 4 लाइन में कई सारे प्रश्न बनते हैं कि जैसे बर्लिन की दीवार कब बनी, 1961 में, किसका प्रतीक थी, तो पूंजीवादी समाजवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। कब गिराई गई, तो 89 में गिराई गई। कितने वर्ष तक रही, 28 वर्ष तक। तो इस तरीके के आप इसको 1-2-3 बार पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक है सोवियत प्रणाली। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। इन सभी देशों में समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई और सोवियत खेमे के जो देश थे उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाने लगा। पहली दुनिया के देश है उनको अमेरिका के जो भी समर्थक देश थे उनको कहा गया, और तीसरी दुनिया में जो भी भारत से जो नव स्वतंत्र और जो विकासशील देश थे उनको शामिल किया गया। तो सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूसी गणराज्य का हर मामले में वर्चस्व था, और सोवियत संघ में अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों को निभाने में भी जो भी जिम्मेदारी थी वो रूस को सौंपी गई। एक तरीके से कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो रूस बनाया गया, और सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में भी जो भी यूएसएसआर की जो सीट थी वो रूस को मिली। अगला इंपॉर्टेंट है रूस का विघटन। 1979 यानी 79 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की वजह से सोवियत संघ की व्यवस्था कमजोर हो गई। मिखाइल गोर्बाचोव 1980 के दशक के मध्य में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचोव ने पश्चिमी देशों के साथ में संबंध सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। सोवियत खेमे के पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध किया, और जिससे पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक एक करके गिरती गई। और इस घटनाक्रम में से सोवियत गणराज्य की विघटन की गति और तेज हो गई, और 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के बड़े 3 जो गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। और इन स्वतंत्र देशों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया और राष्ट्रकुल का निर्माण किया। तो ये इसमें कई सारे प्रश्न हैं वो वन वर्ड बनते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया, तो 79 में। 1900 दशक में कौन से कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने, तो मिखाइल गोर्बाचेव बने। तो इस तरीके से ये अगला है सोवियत संघ के विघटन के कारण। ये छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है और बड़े प्रश्नों में भी। तो सोवियत संघ का विघटन आखिर किस कारण से हुआ, तो उसका पहला कारण था कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। दूसरा था कि परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान और पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पर हुए खर्च के कारण सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना, उसकी अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो गई। तीसरा है पश्चिमी देशों की तरक्की की जानकारी सोवियत संघ की जनता को मिली, और उसमें उनको लगा कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों से काफ़ी पीछे है, और इससे जनता का मनोवैज्ञानिक और जो भी राजनीतिक धक्का लगा और उनको सोवियत संघ के अलग होने का एक प्रशस्त मार्ग मिला। अगला है गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, खुलेपन का अभाव, और इन सब के कारण सरकार का जनाधार धीरे धीरे खिसकता गया, और जो सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। पांचवा जो कारण था वो था रूस, बाल्टिक गणराज्यों, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार होना, और जिससे सोवियत संघ का जो भी वो तत्कालिक विघटन का कारण बना, ये कारण बना। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण जो कारण थे सोवियत संघ के विघटन के कारण। इसको 1-2 बार आप अगर पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आपके बड़े प्रश्न जो भी 5 नंबर का अगर आता तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। अब कई बार पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो सबसे पहला परिणाम हुआ कि शीत युद्ध की दौर की समाप्ति हो गई। जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही इसकी समाप्ति हो गई। दूसरा, अमेरिका विश्व में एकमात्र शक्तिशाली देश बन गया या महाशक्ति बन गया।
तीसरा जो परिणाम हुआ कि एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। जो दो ध्रुवीय विश्व था उसके बाद में एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। हालांकि बाद में धीरे धीरे बहुध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। और चौथा जो परिणाम था कि सोवियत संघ से अलग होकर के नए देशों का उदय हुआ और 15 जो नए गणराज्य बने जिन्होंने राष्ट्रकुल का निर्माण किया, तो वो ये सारे है वो विघटन के परिणाम हुए। अगला है शॉक थेरेपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है शॉक थेरेपी। इसका सामान्य अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे अस्पताल वगैरह में कोई मरीज होते हैं, खास करके दिमागी मरीज होते हैं, उनको आघात पहुंचाया जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग यहाँ कहाँ किया गया? तो रूस, मध्य एशिया के गणराज्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों में एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया। और जो मॉडल कौन सा था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था और इसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। यानी कि जो रूस पहले सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था थी, वहाँ समाजवादी व्यवस्था से हट करके जो लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण का जो मॉडल था वो शॉक थेरेपी कहला गया। और दूसरी दुनिया के देश में इसकी गति और गहनता अलग अलग रही। दूसरी दुनिया के देश का मतलब रूस और उसके समर्थक देश थे, उनमें इसकी गति अलग अलग रही। यानी जो भी समाजवादी व्यवस्था थी उससे लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जो भी संक्रमण था या अपनाया गया उसकी गति अलग अलग रही। लेकिन एक तरह से शॉक थेरेपी ने पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? अब शॉक थेरेपी के कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। पूरा राज्य अनियंत्रित और औद्योगिक ढांचा है वो चरमरा गया। दूसरा परिणाम रहा कि 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया और रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसके मूल्य में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ने से, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जिससे लोगों की जमा पूंजी है वो समाप्त हो गई। अगला जो परिणाम रहा कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, जिससे अमीर और गरीब की जो भी खाई है वो और ज़्यादा गहराई गई बढ़ गई। पांचवा जो परिणाम रहा कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे जो प्राकृतिक संसाधन थे उसका जो निर्यात है रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार बना। यानी इसमें कुछ प्लस पॉइंट रहे, ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट रहे, लेकिन प्लस पॉइंट भी रहे कि जो खनिज तेल वगैरह है उनकी खोज हुई, उनका निर्यात हुआ, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को एक तरह से नया जीवन मिला। अगला है संघर्ष और तनाव। रूस और उसके जो भी अनेक गणराज्य है उनमें गृह युद्ध और बगावत हुई। चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इसके अलावा इस क्षेत्र में बाहरी जो ताकतों की दखल भी बढ़ी। मध्य एशियाई गणराज्य जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी कजाकिस्तान वगैरह है, उनमें पेट्रोलियम के विशाल भंडारों के कारण बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गए। जो मध्य एशिया का वो पूरा क्षेत्र था वो, और अमेरिका ने इन क्षेत्रों में सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। और अगला जो पॉइंट है कि चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर के व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उस समय की जो घटनाएं थी। अब जो पूर्व साम्यवादी रूस था यानी यूएसएसआर था, उसके और भारत के किस तरह के संबंध थे? तो भारत में साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित किए। रूस के साथ भारत के संबंध शुरू से बहुत गहरे संबंध थे और भारत रूस संबंधों का जो इतिहास है वो आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। इसके अलावा वर्तमान में देखा जाए तो 2001 में रूस और भारत के मध्य में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। तो ये भी एक वन वर्ड का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। दूसरा है कि भारत को रूस के साथ अच्छे संबंधों के कारण अनेक मामलों में फायदे हुए, जिनमें जैसे कश्मीर समस्या है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाई गई, तो उसमें रूस ने हर समय भारत का पक्ष लिया। इसके अलावा ऊर्जा की आपूर्ति, चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाना आदि सभी मामलों में भारत और रूस के अच्छे संबंधों के कारण भारत को फायदा हुआ। अगला है रूस ने तेल संकट काल में हमेशा भारत की सहायता की। इसके अलावा रूस ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो क्रायोजेनिक इंजन होता है रॉकेट के लिए, वो देकर के विभिन्न जो वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं उनमें भी मदद की है। और दोनों जो देश है भारत और रूस, उसका सपना है बहुध्रुवीय विश्व का है, यानी अमेरिका की जो एक ध्रुवीयता है या उसकी मनमानी है उसको खत्म करने का दोनों देशों का सपना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या पूरे पार्ट का मैंने क्विक रिवीजन करा दिया, जिसमें बहुत ही कम समय में ये पूरा पार्ट आपके वो क्लियर हो गया। अब इस पार्ट की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक मिलेगा, जिसमें इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनमें से मैंने 15 प्रश्न उठाए हैं। जो 15 प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा मैंने पिछले साल इस पार्ट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन रहे हैं, 1 नंबर के जो प्रश्न बन रहे हैं, उनका अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। कोशिश करूंगा कि इस साल भी हर पार्ट का मैं क्विक रिवीजन का वीडियो बनाऊं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो एक बार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इस चैनल पे जो कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक पूरा क्विक रिवीजन की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैं प्रत्येक पार्ट के वीडियो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं।
एक बार जरूर देखें। पिछले 2 सालों में 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% जो भी प्रश्न हैं मेरे इन वीडियो में से आए हैं, क्विक रिवीजन में आए हैं। तो एक बार सारे वीडियो जरूर देखें और अपने जो भी साथी हैं उनको भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।